छात्र, मैं सुनील कुमार ज्ञान गुरु के इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को आज नए टॉपिक्स VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये 12th केमिस्ट्री के 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक के टॉपिक्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। VBT और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत, जो VBT के नाम से नेचुरली हम लोग जानते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सर्वप्रथम एल पॉलिंग और JL स्लेटर ने 1935 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इन्होंने ही VBT थ्योरी को प्रतिपादित किया, प्रस्तुत किया। जो निम्न प्रकार की इनकी तथ्य हैं, इन्होंने क्या कहा, VBT कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन्होंने VBT के बारे में क्या बताया। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, आगे टॉपिक्स एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके। सबसे पहली बात इनकी थी कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी उप सहसंयोजक संख्या के तुल्य, अपनी उप सहसंयोजक संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, अपने उप सहसंयोजक संख्या के तुल्य अनेक रिक्त sp और d परमाणविक रिक्त कक्षक, sp d रिक्त हमारा क्या होते थे, परमाणविक कक्षक होते थे, आपस में संकरित कर, संकरित का मतलब हाइब्रिड कर, संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। संकरित कक्षक रिक्त ऊर्जा में समान एवं निश्चित ज्यामिति वाले होते थे। अब जो हमारे रिक्त sp-d कक्षक जो होते थे वो रिक्त होते थे और ऊर्जा में समान होते थे और उसकी ज्यामिति भी निश्चित होती है। दूसरी पॉइंट उन्होंने बताया कि लिगेंड के पास कम से कम एक सिग्मा कक्षक होता है। जो भी लिगेंड्स होते हैं उनके पास कम से कम एक सिग्मा कक्षक होते हैं, जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जितने भी मेटल्स हैं, सेंट्रल मेटल्स हैं, केंद्रीय धातु परमाणु है, वो लिगेंड के साथ बंध बनाता है, उप सहसंयोजक बंध बनाता है। तो उप सहसंयोजक बंध बनाता है तो जिसमें लिगेंड्स जो होते हैं वो एकांकी इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी लिगेंड में जब तक एकांकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तब तक मेटल के साथ वो बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी सेंट्रल मेटल के साथ। थर्ड पॉइंट था उनका कि केंद्रीय धातु परमाणु का रिक्त संकरित कक्षक, केंद्रीय धातु परमाणु का रिक्त कक्षक लिगेंड के भरे हुए सिग्मा कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है। अतिव्यापन का मतलब हुआ ओवरलैपिंग, अधिव्यापन का मतलब ओवरलैपिंग। तीसरा करता है जिसमें धातु लिगेंड बॉन्ड मेटल और लिगेंड बंध का निर्माण करता है, मेटल और लिगेंड बंध का। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही आपको हम आसानी से सिखाएंगे तो मक्खन से लगेगा। सिर्फ इसकी सबसे पहले इसकी जो तथ्य है उसको समझ लेना है एज अ नोट व्यू से कि क्या क्या बात है। इसके बाद हम आगे ले चलेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चौथी बात है, यदि धातु लिगेंड बंध निर्माण में बाह्य कोष डी कक्षक प्रयुक्त हो, बाह्य कोष डी कक्षक प्रयुक्त हुआ है तो उसमें संकुल जो होगा उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। यानी कि धातु और लिगेंड बंध होगा, यानी मेटल और लिगेंड का अगर बॉन्ड बनता है, मेटल लिगेंड के बॉन्ड में अगर बाह्य कोष के डी कक्षक अगर प्रयुक्त होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल। यानी उच्च चक्रण संकुल का मतलब हुआ कि हाई स्पाइन कॉम्प्लेक्स। जबकि इसके विपरीत कहेंगे, जबकि आंतरिक कोष के डी कक्षक प्रयुक्त हो, एक तो हम बाह्य कक्षक के डी को कक्षक देख लिए,
बाह्य कक्षक के डी अगर उपलब्ध रहे, प्रयुक्त होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल यानी हाई स्पाइन कॉम्प्लेक्स। यदि उसके विपरीत जबकि आंतरिक कोश के डी कक्षक प्रयुक्त हो तो प्राप्त संकुल निम्न चक्रण संकुल कहलाता है। निम्न चक्रण संकुल यानी लो स्पाइन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। आगे बात है पांचवा, यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, संकुल है अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इनकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनुचुंबकीय प्रकृति की होगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभाव होगा यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगी तो इनकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय प्रकार की होती है। इतने तथ्यों के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हम लोग जाने कि इतने चीज होती है। अब इतने चीज जो होगी वो कैसे देखने को मिलेगी, सिर्फ ऐसे रट तो लेना नहीं है, तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के साथ उसमें किस किस चीज को जितने चीज बताएं उतने चीज फिक्स होते हैं कि नहीं। नेचुरली हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स के वीवीटी थ्योरी के हिसाब से हमें निश्चित 5 प्रश्न हमसे बनता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। पहली बात जो हमको संरचना निकालना पड़ता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स की संरचना हम बता सकते हैं वीवीटी थ्योरी के हिसाब से। दूसरी चीज उसकी क्या है, संकरण बताएंगे, उसकी हाइब्रिडाइज्ड क्या है, संकरण क्या हो सकती है। तीसरी चीज हमारा ये है कि हम बता सकते हैं कि वो प्रति चुंबकीय हैं या अनुचुंबकीय। चौथी बात, कोण के बारे में बता सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण बन सकता है संरचना में। जनरली संरचना आपको पता चल गया तो एंगल पता कर लेंगे। पांचवी बात है कि वो रंगीन है या रंगहीन कॉम्प्लेक्स है, तो ये, और इसके बाद हम लोग आघूर्ण निकाल सकते हैं। छठी बात, प्रति चुंबकीय आघूर्ण। ये नेचुरली छह बातें हुई, तो ये 6 जानकारियां हम लोग वीवीटी थ्योरी के हिसाब से दे सकते हैं। तो अब हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। बहुत गौर से देखना है, अच्छी तरह से समझना है। आपको इस नोट्स बनाने के लिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम एक एग्जांपल्स लेते हैं और उस एग्जांपल्स में देखेंगे कि कैसे हम सब चीज डिटरमाइन कर पाते हैं कि होता है या क्या हो रहा है। आप लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के बारे में सीखे हैं। पिछले लेक्चर्स में आपने ये भी जानकारियां सीखे कि जो लिगेंड्स होते हैं वो किस प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स में एकांकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप लोग ये भी सीखे हैं कि जो उसके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं सेंट्रल मेटल की, तो सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल चुके हैं आप लोग। इसके बाद आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीख चुके हैं ट्रांजिशन मेटल्स के। नहीं सीखे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको हम इसकी बात जानकारी देंगे। तो सबसे पहला हम एग्जांपल्स में आपको ले रहे हैं, एग्जांपल्स ही हमको क्लियर करेगा। CrNH3 6 और इस पे चार्जेस हमारे हैं 3+। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सबसे पहली बात है कि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि सबसे पहले इसमें हम क्या जानकारी जानना। तो सबसे पहले आपको इसमें मालूम है कि केंद्रीय धातु क्या होते हैं। इसके जो केंद्रीय धातु हैं, केंद्रीय धातु वो क्रोमियम है, ये जान रहे हैं। लिगेंड की बात करें तो लिगेंड क्या है इसमें NH3 है।
ये जानकारी पहले हमको देखना है। पहला स्टेप हमको ये सोचना है, ठीक है। दूसरी स्टेप ये सोचना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, यानी इसको केंद्रीय धातु यानी केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अवस्था। आपने पिछले लेक्चर्स में ये सीख चुके थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, उसी को देखते हैं कि कैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल क्रोमियम है, तो जिस मेटल का निकालना रहता है उस मेटल के लिए हम लोग क्या मानते हैं, X। तो क्रोमियम के लिए क्या मानेंगे, X। इसके बाद NH3 एक क्या है, एटम परमाणु है। जो लिगेंड्स हैं उदासीन लिगेंड्स हैं, इस लिगेंड्स के जो चार्जेस होते हैं वो 0 होते हैं, उदासीन लिगेंड्स हैं। तो इसी का 6 रहे या 10 रहे या 50 रहे, जितना भी रहे, अगर उदासीन लिगेंड्स हैं तो उनके लिए हम लोग 0 लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक? आगे देखें। अब हम लोग जब देखते हैं कि ये जो हमारे पास बॉक्सेस हैं, अगर बॉक्स के ऊपर मूर्धांक पर चार्जेस जो लिखे जाते हैं उस चार्जेस के लिए सम बराबर होते हैं। कभी कभी देखते हैं कि कोई चार्जेस नहीं लिखे रहते हैं तो हम लोग 0 से काम चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 प्लस चार्जेस दिया हुआ है तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का 3। अब इसको देखेंगे तो हमारा जो केंद्रीय धातु क्रोमियम है इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर यानी सेंट्रल एटम के ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सेंट्रल एटम्स हमारे हैं क्रोमियम, और क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, उसके आधार पर हम लोग उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो असामान्य अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारा होता है 3d5 4s1 ये किसका हमारा है, बराबर दे देते हैं। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट है, बराबर वैसे नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा ये है, लेकिन हमें किसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +3 है, तो हम लोग निकालेंगे Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम लोग जानते हैं कि मेटल पर प्लस चार्जेस आने का अर्थ ये होता है कि वो मेटल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उतने प्लस चार्जेस आते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम 3+ का अगर लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर गए हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले तो बड़ी कक्षा 4 है, इसके s ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये 4s0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, फिर हमारे पास 3 में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा। अब 2 इलेक्ट्रॉन 3d वाले में से जाएंगे तो 3d3 लिखा जाएगा। अब 3d3 तो इसके आधार पर अगर हम लोग बनाएंगे तो इस प्रकार बना सकते हैं। ये 3d है, ये 4s है। आप चाहेंगे तो p भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4p। अब इसमें हम लोग अरेंज करेंगे, यानी Cr3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 3 इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल्स में है,
3 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करेंगे और बाकी के बाकी हम क्या करेंगे, खाली रखेंगे। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब ये जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जितने थे 3D, उसको हम लोग फिलअप कर चुके हैं। अब जो हम आगे देखेंगे कि इसमें आयन का Cr3+ इलेक्ट्रॉन का विन्यास हमारा हो गया। अब जो हमारे पास NH3 है, ये क्या करेंगे, संकलित करेंगे। अब जो हम लोग NH3 के बारे में बात करेंगे, NH3, तो ये कैसा लिगेंड्स है, उदासीन लिगेंड्स हैं। और उदासीन लिगेंड्स हम लोग उपसंयोजक यौगिक में पढ़ते आए हैं, लेकिन बीवीटी थ्योरी कह रहा है कि आपके पास 2 ही तरह के लिगेंड्स होंगे, एक प्रबल लिगेंड्स होंगे, एक दुर्बल लिगेंड्स होंगे। प्रबल लिगेंड्स और दुर्बल लिगेंड्स के आधार पर देखा जाए तो NH3 हमारे जो हैं दुर्बल लिगेंड्स हैं। NH3 क्या है हमारे पास, दुर्बल लिगेंड्स हैं। अब जो दुर्बल लिगेंड्स हैं, तो एक लॉजिकली हम लोग समझ सकते हैं कि जब दुर्बल लिगेंड्स होंगे तो हमारे पास एग्जांपल्स देखें। आपके घर में अगर बहुत सारे मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, सबके लिए अलग अलग तैयारियां रखते हैं, उनके इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा और सम्मान के आधार पर। ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, वैल्यूबल्स हैं, उनके लिए ज़्यादा तैयारी करते हैं। साफ सुथरा घर, अगर वो गाड़ी चलने वाले हैं, कहीं ऑफिशियली जाना उनको है आपके क्षेत्र में, उनके लिए गाड़ी भी रखते हैं, विशेष व्यवस्था रखते हैं। और कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए आप सामान्य रहते हैं, कोई बात नहीं। तो दुर्बल इवेंट वही सामान्य वाले हैं, उनके लिए कोई तैयारी करना नहीं है, वो आएंगे जाएंगे, जैसे हैं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दुर्बल वाले लिगेंड्स जब भी हमारे आएंगे, तो हम लिखेंगे इस लिगेंड्स CrNH3 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देंगे तो क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देख चुके थे, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम आपको। 2 3 1 2 3 4 5 यानी 3D 5। ये हमारे 4s हैं, आप 4p भी बना सकते हैं, 4p। अब इसमें देखेंगे कि क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमारे पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, भरे हुए थे। तो जैसे आपको हम बताएं कि जो भी हमारे पास गैसेज होते थे, तो ये दुर्बल गैसेज हैं, इनके लिए कोई तैयारी हमें करना नहीं है, जैसे हैं आएंगे अपना रहेंगे। अब आएंगे रहेंगे तो कौन, NH3 ही आएंगे रहेंगे, तो NH3 के लिए कोई तैयारी करना नहीं है। अब NH3 में एकांकी इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनको एक बॉक्स चाहिए एक NH3 के लिए, तो एक बॉक्स चाहिए एक NH3 के लिए। इसका मतलब है कि हमारे पास 6 NH3 है, एक NH3 इसमें आएगा, दूसरा NH3 इसमें आएगा, तीसरा NH3 इसमें आएगा, चौथा इसमें आएगा, पांचवा इसमें आएगा और छठा इसमें आएगा। यानी 6 जगह हमारे पास NH3 आएंगे। NH3, इसमें NH3, यहाँ भी NH3 और यहाँ भी NH3 और यहाँ भी NH3 और यहाँ पर भी हमारा है NH3। यानी 6 जगह पे क्या किए, प्रसंकरित हो गया। यानी यहाँ से जो देखेंगे तो ये जो ऑर्बिटल्स हमारे थे कक्षक, ये हो गए संकरित। अब इसमें संकरण देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण की बात करेंगे तो हमारा जो संकरण है, देख सकते हैं आपको संकरण क्या होंगे।
संकरण के लिए देखेंगे कि सबसे पहले डी कितना ब्लॉक्स लाए, डी का 2 तो D2, ठीक है। एस का कितना 1, पी का कितना 1 2 3 P3, तो D2sp3 इसके परसंकरण हुए। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, संकरण। आपको स्टेप्स याद करना, पहला स्टेप ये करना है, दूसरी स्टेप में केंद्रीय एटम का ऑक्सीडेशन अवस्था निकालना है, तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, चौथे स्टेप में क्या करना है, प्रसंकृत कर देना है। बस 4 स्टेप फॉर यू, 4 स्टेप फॉर यू, 4 स्टेप आपके लिए हो गया, समझिए आप, ठीक है। संकरण हो गया तो D2sp3 संकरण का मतलब हुआ कि कितने इसमें हमारे एटम्स हैं, 2 3 3 6, तो जिसके 6 हमारे होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हैं तो उनकी जो संरचना होगी, हमारा अष्टफलकीय होगी। क्या होगी, अष्टफलकीय। अब अष्टफलकीय संरचना आप जानते हैं, अष्टफलकीय संरचना कैसे होते हैं। अब इसमें अष्टफलकीय संरचना में बीच में हमारे रहेंगे क्रोमियम भाई, मुखिया जी हैं, इस एटम के मुखिया जी हैं, ये कॉम्प्लेक्स के, तो मुखिया जी बीच में रहेंगे। अब मुखिया जी के चारों साइड जो बॉडीगार्ड हमारे हैं, NH3 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 NH3, और एक यहाँ होते हैं, ये डॉटेड लाइन से एक नीचे होते हैं, यहाँ भी होंगे NH3, और ये हुए NH3, और इसको टोटल को लिखेंगे तो चार्जेज हमारा लिखना पड़ेगा 3+। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स की संरचना भी सेटअप कर लिए। पहला क्या, संकरण निकाल लिए, संकरण से संरचना निकाली, 2 चीज हमारे क्लियर हो गए कि संकरण भी हम निकाल लिए, संरचना भी निकाल लिए। तीसरी हमारा ऐसा नंबरिंग हम कर देते हैं आपको कि कैसे हम आंसर कर सकते हैं सब। पहली बात कि हम लोग संकरण निकाल लिए, दूसरी बात कि हम लोग संरचना निकाल लिए, समझ गए कैसे संरचना निकाल सकते हैं। और तीसरी बात हम लोग अगर देखना चाहेंगे, तो तीसरी बात अगर ये है कि ये कॉम्प्लेक्स है हमारा CrNH3 वाले, ये रंगीन है या रंगहीन। तो इस लॉजिक को समझने के लिए कि कोई कॉम्प्लेक्स अणु रंगीन है या रंगहीन, इस कॉन्सेप्ट में हमको एक ही बात याद रखना है, वो ये कि अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो रंगहीन होगा, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो रंगीन होगा। रंगीन कहने का मतलब जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कॉम्प्लेक्स में वो इलेक्ट्रॉन फ्लैक्चुएट करते हैं, मूविंग करते रहते हैं, जिसके कारण रंग जो होते हैं उत्पन्न होते हैं। तो रंग उत्पन्न होने का बेसिक लॉजिक है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अच्छी तरह समझिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो रंगीन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या उसका अभाव होगा तो रंगहीन होंगे, मतलब कोई रंग नहीं होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 3 के 3 हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ये रंगीन है, यानी हम पा सकते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन होगा। चौथी कॉन्सेप्ट आपका था कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। इसकी भी कॉन्सेप्ट वही थी कि अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अनपेयर है, तो
अनुचुंबकीय, पेयर है यानी युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तीनों क्या है हमारा अयुग्मित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखे हम लोग अनुचुंबकीय होगा ये कंपाउंड, अनुचुंबकीय प्रकृति के होंगे। चौथी बात। पांचवी बात अगर देखेंगे प्रति चुंबकीय आघूर्ण। प्रतिचुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है हमारा रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू, रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू और ब्रैकेट। अब यहाँ आप सोचेंगे कि n क्या हुआ। n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसको निकालेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग देख रहे हैं 1 2 3, तो 3 हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके लिए लिखेंगे 3 और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो फिर 3 + 2 रूट अंडर 3 गुने 5 यानी रूट अंडर 15, रूट से बाहर करेंगे तो 3.72 इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये हम देखे 5 बातें। छठी बात है कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है। आपको याद होगी बताए थे एक आपको आंतरिक कक्षक कॉम्प्लेक्स यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसमें बताए थे कि निम्न चक्रण वाले कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण वाले कॉम्प्लेक्स या संकुल। तो इसमें कॉन्सेप्ट था कि अगर बाहरी डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन अगर प्रयुक्त होते हैं या कह सकते हैं कि बाहरी डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं प्रसंकृत होने में, तो उसे हम लोग कहते थे कि ये हमारा है निम्न चक्रण कॉम्प्लेक्स। यौगिक इसमें देखेंगे कि डी जो हम लिए हैं डी हमारा क्या है आंतरिक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 4d वाले अगर लेते 4d वाला रहता तो बाह्य का d होता। तो जब आंतरिक वाले आते हैं तो उसको बोलते हैं आंतरिक वाला डी ऑर्बिटल आ रहा है d2sp3, तो आंतरिक वाला जब भी आता है तो ईडर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे और उसको कहेंगे हाई स्पान कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं कि इस टॉपिक को कैसे क्लियर करें। सबसे पहले आपने इसके इंपॉर्टेंट तथ्य को देखे क्या क्या था। इन तथ्य से हम लोग 1 2 3 4 5 6 ये जानकारियां सीखे कि ये जानकारियां हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिक चीज क्या है, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि स्टेप बाय स्टेप अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे आसानी से हमारा बन सकता है। तो हम एक और एग्जांपल आपके लिए लेना चाहेंगे जिस एग्जांपल से आपको थोड़ा और क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि किस प्रकार हमको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है और स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना है। बस एक एग्जांपल आपको हम देते हैं और क्लियरिफाई होने के लिए। अब वो जो कॉम्प्लेक्स है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक हमारी समस्या होती है। वो समस्या ये होती है कि हमें ये डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं जो कॉम्प्लेक्स हमने लिया उस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स दिया गया है वो लिगेंड्स कैसा है। ये क्लियरेंस नहीं हो पाता है कि वो लिगेंड्स कैसा है, प्रबल है दुर्बल है कैसा है। तो वीवीटी थ्योरी का
में जो ये कमियां हैं, इस चीज़ को वीवीटी ने क्लियर नहीं किया है। इस कॉन्सेप्ट को हम सीएफटी वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे, क्योंकि ये वीवीटी में है नहीं, तो इसकी कमियां हैं कि लिगेंड्स के बारे में इन्होंने नहीं बताया। अगला जो हमारा एग्जाम्पल्स हो जाएगा FeCN6 3-, ये कॉम्प्लेक्स हमारा है। अब इस कॉम्प्लेक्स में हम लोग नेचुरली क्या देखेंगे कि पहला स्टेप में हम लोग देखते थे कि सेंट्रल एटम्स कौन सा है, तो यहाँ आयरन दिख रहा है कि सेंट्रल एटम्स है। लिगेंड्स क्या है हमारा, साइन हमारा लिगेंड्स है। तो सेंट्रल एटम्स लिगेंड्स क्लियर कर लेते थे, इसके बाद क्या करते थे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते थे। तो सेंट्रल एटम्स क्या है हमारा, आयरन है। तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखेंगे, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने से पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसके लिए क्या मानते हैं, X, यानी यहाँ Fe के लिए मानेंगे X। Cn पे माइनस चार्जेज होते हैं, तो माइनस का 1 और 6 है हमारे पास Cn है, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब बराबर, अब जो चार्जेज ये होते हैं चार्जेज के बराबर होते हैं, तो ये बराबर कर लेते हैं, माइनस का 3, x माइनस 6 बराबर माइनस 3, यानी x बराबर प्लस का 3। यानी यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारा हो गया Fe का, वो हो गया प्लस का 3। अब प्लस 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले सबसे पहले कि हम लोग Fe को जानेंगे कि आखिर Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसके बाद उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर निकालेंगे। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारा होता है 3d6,4s2। अब हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर, तो क्या निकालना पड़ेगा, Fe3+ का। Fe3+ का आने का मतलब हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 3 + 3 चार्जेस, 3 इलेक्ट्रॉन से बाहर जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो इसमें बचेंगे कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसके चले जाएंगे और 1 जाएंगे d ऑर्बिटल्स के, यानी 3d5,4s0। अब इसकी जो हम लोग कक्षक बनाएंगे, इस प्रकार बनेगा 1 2 3 4 5, यानी 3d। इसके बाद क्या हो जाएंगे हमारे पास 4s, 4p भी हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया 4p। अब इतने ऑर्बिटल्स हमारे बन गए। अब देखेंगे d में 5 हैं, तो 5 को अरेंज कर लेंगे, 1 2 3 4 5। 4s खाली है, 4p तो खाली ही है, नहीं है तो अब p के बाद d भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाली वाले को लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। अब बात हमारी आ रही है कि ये जो साइनो साहब हैं, ये कैसे हैं, हमारे कैसे गेस्ट हैं, प्रबल गेस्ट हैं या दुर्बल गेस्ट हैं। केमिस्ट्री में हम लोग प्रबल दुर्बल से चलते हैं, तो ये हमारा क्या है, प्रबल लिगेंड से। ये क्या हमारा प्रबल लिगेंड। तो जैसा कि आपको बता दिया गया था कि अगर प्रबल गेस्ट आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था करते हैं। तो इस केमिस्ट्री के सिस्टम से हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो व्यवस्था अब यहाँ देखेंगे कि जितने भी हमारे हैं Fe3+ के आधार पर लिखे थे, यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी, Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास 3d हो गए, ये 4s हैं, ये 4p है। आप चाहेंगे तो d भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ये ऑर्बिटल्स में थे सबको अरेंज कर लेंगे। तो ये अरेंज करेंगे। अब हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, हम सब अकेले अकेले घर में सोते हैं,
अब गेस्ट के लिए तो खाली करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, केमिस्ट्री के हिसाब से इन लोगों को अब पेयर करना पड़ता है। पिछले में देखे थे कि 3 का 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए थे, क्यों? क्योंकि NH3 हमारे दुर्बल लिगेंड्स थे, उनके लिए कोई तैयारी नहीं करनी थी, जैसे हैं वैसे रहेंगे, आप जहाँ चाहिए आके रह जाइए। लेकिन जब प्रबल लिगेंड्स आते हैं तो उनके लिए हम लोग कुछ करते हैं, और क्या करते हैं केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रॉन पेयर करता है। तो पेयर कैसे करेगा, तो ये 2 एक में चला जाएगा, तो ये एक में आ गया। अब ये 2 चाहेंगे, ये 2 भी चाहेंगे एक में हम आ जाए। अब ये सिंगल बच जाएगा, तो ये जो सिंगल बचेगा, सिंगल यहाँ पे हमारा रहेगा। अब ये सिंगल्स हमारे पास रहेगा, तो अब हम लोग किसके बारे में सोच रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब CN के बारे में, कि अब CN क्या करेगा, संकरित होगा, हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो हाइब्रिडाइज्ड होगा तो यानी FeCN6 3- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये जो हमारा है, अब इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये पेयर में थे, ये अनपेयर में थे। Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए। अब जो साइनो इसमें प्रसंकृत करेंगे तो साइनो के पास में एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब साइनो के लिए क्या है कि CN जो हमारे प्रबल लिगेंड्स थे तो इनके लिए तैयारी कर दिए हैं, हम लोग पैकअप हो गए हैं। अब क्या करेंगे कि कितने साइनो हैं, 6 है, 6 के 6 साइनो हमारे पास आएंगे बॉन्ड में। तो 6 के 6 आएंगे तो क्या करेंगे, साइनो ये 6 जगहों पे जाएंगे। ये हमारा है 3D है, ये 4S है और ये 4P है। अब जो यहाँ पे आएंगे तो ये जगह पे साइनो आएंगे CN, इस जगह पे भी CN आएंगे, इस जगह पे भी CN आएंगे, इस जगह पर भी हमारा CN आएगा, इस जगह पे भी हमारा CN आएगा, इस जगह पे भी हमारा CN आएगा। अब ये 6 के 6 जगह CN क्या किए, भर लिए। अब CN ये 6 के 6 जगह को अगर फिल कर लिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रसंकृत हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, प्रसंकृत हो गया, हाइब्रिडाइज्ड हो गया, यानी प्रसंकरित हो गया। प्रसंकरित जब होता है तो प्रसंकरण हम लोग निकाल सकते हैं। अब प्रसंकरण देखने के लिए आप लोग देखे हैं कि D का कितना ऑर्बिटल्स लिया जा रहा है प्रसंकरित होने में, D का 2 ऑर्बिटल लिया जा रहा है। S का कितना लिया जा रहा है, 1, ये हो जाएगा 1 S। P का कितना लिया जा रहा है, 3। तो D2sp3 इसके क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब पिछले लेक्चर्स में आप लोग पढ़े थे कि इसकी संरचना क्या होगी, पहला संकरण निकालिए, दूसरी संरचना की बात करेंगे। संरचना क्या हो जाएगा, फर्स्ट फलकीय होगी, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, 2 3 3 6। तीसरी बात रंगहीन होगा या रंगीन होगा या रंगहीन, तो क्या होगा, ये रंगीन होगा, रंगहीन नहीं होगा, क्योंकि जब भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो क्या होता है हमारा, रंगीन नहीं होगा। चौथा बात, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय होगा। जब अनुचुंबकीय होगा तो हम लोग ये निकाल लिए। इसके बाद 5वीं बात क्या है कि ये निम्न चक्रण होगा या आंतरिक कक्षक होगा, तो ये आंतरिक कक्षक हो जाएगा हमारा, आंतरिक कक्षक संकुल होगा। यानी आंतरिक कक्षक संकुल कहने का मतलब हुआ कि जो भी आंतरिक कक्षक संकुल होता है तो वो होता है लो स्पाइन कॉम्प्लेक्स। चलिए, लो स्पाइन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद इसका अगर हम लोग निकालेंगे प्रतिचुंबकीय आघूर्ण तो हम निकाल सकते हैं
प्रति चुंबकीय आघूर्ण। प्रति चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला हम लोग देखें n इंटू एन प्लस टू। n इंटू एन प्लस टू यानी कि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 3। अब इसको वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी नहीं सॉरी 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स, आप अष्टफलकीय का स्ट्रक्चर अभी पिछले कुछ समय पहले आप देखे थे, आपको बना के बताया गया था। तो हमने देखे कि 6 पॉइंट्स हम लोग क्लियरिफाई कर सकते हैं अगर ये स्टेप्स को जानते हैं तो। और आपको इस तरह देखते हैं कि आपको आसानी सा लगता होगा कि बहुत ही सिंपल है, एकदम लॉजिकली है। वीवीटी थ्योरी हमारे पास सिर्फ यही चीज हमसे पूछता है और वीवीटी थ्योरी कुछ नहीं पूछता। आपके वीवीटी थ्योरी में पूछा जा सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाए, पूछा जाएगा कि ये चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, या कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा रंगहीन है या रंगीन है, या ये भी पूछा जाएगा कि कोई 2 कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि एक कॉम्प्लेक्स की संरचना अष्टफलकीय है और दूसरी की संरचना चतुष्फलकीय है, क्यों, या वर्ग समतलीय है, क्यों। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे हाइब्रिडाइजेशन तक, प्रसंकरित तक, प्रसंकरित करेंगे। प्रसंकरित करने के बाद यहाँ से ये चीज सबसे हमारा क्या हो जाता है, इस प्रसंकरण से टोटल का टोटल चीज कंप्लीट